क्या होता है सर, जब भी कंपनी को कुछ आगे की दृष्टि कुछ अच्छी दिखती है तो वो उसके हिसाब से काम करती है, ना कि वो अभी के हिसाब से काम करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर आरबीएनएल की और बात करेंगे सर यस बैंक की। सर सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जो भी कंपनी कुछ अपने बारे में सोचेगी, अपने डिसीजन लेगी, वो अपनी भलाई के लेगी, वो हमारे लिए भलाई के लिए कभी नहीं लेने की। आपको समझकर चलना चाहिए सर। क्या होता है सर, जब भी कंपनी को कुछ आगे की दृष्टि कुछ अच्छी दिखती है तो वो उसके हिसाब से काम करती है, ना कि वो अभी के हिसाब से काम करेगी। जिस तरीके से यस बैंक में कहा गया था कि वो नवंबर के एंड में अपने 48,000 करोड़ रुपए के बैड लोन जेसी फ्लावर को सौंप देंगे, इस बारे में एक न्यूज़ निकल कर आई थी हमारे प्रशांत कुमार जी के द्वारा। 20 सितंबर को ये बात कही गई थी और आपको तब से इसके अंदर एक पॉजिटिव एक चीज़ें देखने को मिल रही थी कि भाई एंड में ये चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं शेयरों में तेज़ी के भाव देखने को मिलेंगे। बीच में इस शेयर ने तेज़ी के भाव आपको दिखाए क्योंकि लोगों को लगा था कि भाई ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब ये चीज़ें ट्रांसफ़र 29 तारीख आज हो गई है, कल 30 तारीख हो गई है। ये अभी इसके बारे में बात नहीं, बल्कि अलग एक बात आ गई है कि जेसी फ्लावर के अंदर यस बैंक 9.9% का स्टेक ले रहा है। तो यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जब जेसी फ्लावर को ये अपने 48,000 करोड़ रुपए के बैड लोन तो दे रहा था, अब उसके अंदर ही ये एक डील कर रहा है उस कंपनी के साथ, उसके अंदर ये स्टेक ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक निगेटिव निवेशकों को लगा कि भाई ये अपने बैड लोन जिस कंपनी को दे रहा है और उसके अंदर ये स्टेक ले रहा है, तो ये काफ़ी लंबे समय का काम हो गया है। यहाँ से जेसी फ्लावर में स्टेक लेना यस बैंक की रणनीति लंबे समय की है, यानी कि उसको अभी के प्रॉफिट का मतलब नहीं, लेकिन वो बाद में प्रॉफिट लेगा। वो बहुत ही बढ़िया काम यस बैंक ने किया, लेकिन ये अभी हाल के लिए इस शेयरों में तेज़ी के संकेत नहीं डालेगा, क्योंकि जो ये काम हुआ है ये डील वाला काम हुआ है। उसके बाद जब कुछ चीज़ें होंगी, फिर कुछ काम होगा, फिर यस बैंक से अपने बैड लोन देगा, फिर इसके अंदर ये 9.9 का तो हिस्सेदारी बनी गई है इसके अंदर, तो कुछ खर्चे होंगे, कुछ बढ़ोतरी होगी, वो सब इन आपस में झेले जाते हैं जब कोई स्टेक लेता है। तो ये अभी का काम नहीं है, इसलिए इस शेयर में आपको आज तेज़ी के संकेत देखने को नहीं मिले हैं। तो बात समझना सर कि मार्च में लॉकिंग पीरियड भी ख़त्म हो रहा है। जोमैटो जैसे, पेटीएम जैसे लगातार जो शेयर गिरे हैं तेज़ी के संकेत के साथ, जब इसके अंदर से कुछ निवेशक बाहर हुए हैं, तो इसके अंदर से भी कुछ निवेशक बाहर हो सकते हैं, लेकिन ये मार्च में होगा, ये आने वाले दिनों की बात है। लेकिन आपको सोच कर चल लेना चाहिए कि यस बैंक जो भी कार्य कर रहा है वो अपने में सुधार के लिए कर रहा है। तो यहाँ से जो ये काम इसने किया है डील वाला, तो कहीं ना कहीं ये लंबे समय का काम है, इसलिए इसने पॉजिटिव संकेत आपको यस बैंक ने फिलहाल नहीं दिखाए हैं। लेकिन ये एक अच्छा काम है, लेकिन ये बाद का काम हो गया, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। आरबीएनएल जिस तरीके से आपको तेज़ी रफ्तार दिखाने की कोशिश में लगा था, उसके आज कदमों में ब्रेक लगाया और शेयर लोअर सर्किट की तरफ बढ़ा है। सर काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं, सर अब इतने ऊपर शेयर चला गया, अब क्या इसके अंदर अपनी होल्डिंग बनती है या इसको खरीदना बनता है? तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़े बड़े लोग इसके टारगेट अब 92 रुपीज़ के इसके टारगेट बड़े लोग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको होल्ड करने की भी सलाह दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब इतनी तेज़ी के साथ शेयर ऊपर की तरफ जाता है तो एक गिरावट का हमें इंतज़ार करना पड़ता है, और उसे देखते हुए फिर अपना एक रूल अपनाना चाहिए कि अगर हमें 100 शेयर लेने हैं, मैं 100 शेयर बता रहा हूँ, कोई 1000 भी लेता है, कोई 2000 भी लेता है, अगर 100 शेयर लेंगे तो सर 30 शेयर पहले ले लो, यानी 30%। 1000 शेयर लेने तो 300 शेयर ले लो। इससे क्या होगा सर, इससे हमें नुकसान नहीं होता कि अगर हमें उस शेयर के अंदर होल्डिंग बनानी है जिसका काम आगे जाकर भी बहुत बेहतर होगा, तो उस चीज़ को देखते हुए अगर आपको लगता है कि हाँ ये और तेज़ी के साथ आगे जा सकता है, तो फिर हमें कम शेयरों के साथ इन कंपनियों में रहना चाहिए। रेलवे आधुनिकीकरण में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ एक नाम हो रहा है और सबकी जुबान पे अब रेलवे के शेयर आ रहे हैं, भाई भागे जा रहे हैं, बड़ी तेज़ी के साथ जा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ भागती है उसके अंदर भी फिर एक रणनीति बनाई जाती है अपने को ठहराने की। अगर हमारे पास बहुत पहले शेयर होते हैं तो कुछ प्रॉफिट लेने की, अगर हमारे पास शेयर नहीं होते तो फिर एक गिरावट देखने की, और गिरावट इसने कर दी है। तो फिर कुछ शेयर अगर हमें लेने हैं, तो जैसे सर मैंने आज लिए हैं, जैसे अगर मुझे 100 लेने तो मैंने 30 आज ही ले लिए हैं। इस तरीके से आपको भी करना है कि अगर आपका मन कर रहा है लेने का शेयर, तो सारा पैसा एकदम से स्टॉक में न डालिए, उस स्टॉक में जो आपको इतना ज़्यादा बढ़ के दिखा चुका है।
मेरा किसी को खरीदना बेचने का माध्यम नहीं है, मेरा सिर्फ आपको बचाने का माध्यम है, आपको एक समझाने का माध्यम है कि हाँ हमें इस तरीके से अगर हम काम करते हैं, क्योंकि फिर अगर शेयर लगातार नीचे गया तो इसके लिए फिर हम बाद में एवरेज कर सकते हैं। अगर हम एक ही बार में सारा पैसा लगा देंगे तो बाद में एवरेज कैसे करेंगे, आप ये सोचो। अगर यहाँ से शेयर ऊपर की तरफ जाता है वो हमारा लक है कि अगर हमने 30 शेयर ले लिए, 300 शेयर ले लिए या 3000 शेयर ले लिए, अगर हमने यहाँ पर ले लिए, अगर ये ऊपर गया तो वो हमारा लक है, हमारी किस्मत है कि हाँ वो हमें पैसा मिल जाएगा। फिर वहाँ पर हमें खरीदारी नहीं करनी है कि अगर शेयर हमारे ऊपर की तरफ जाते हैं। तो जब भी किसी शेयरों में आपको शेयर लेने हैं तो शुरुआती में कम लीजिए, और ये अगर फॉर्मूला आपने अपनाया कभी भी लॉस नहीं होने का, क्योंकि वो आपकी मनी को बाद में एवरेज कर देता है और सारा पैसा लगा के फिर आप एवरेज नहीं कर सकते। तो यस बैंक ने जो ये काम किया है कुछ निवेशकों को भाया नहीं होगा, इसलिए आज शेयर में आपको गिरावट देखने को थोड़ी सी मिली है। और आगे जाकर भी आपको, जब तक कि वो जैसी फ्लावर को 48,000 करोड़ वाली न्यूज़ निकल कर नहीं आती, थोड़े से ठंडे बस्ते में जाता हुआ ये शेयर आपको दिखेगा। और आपको ये जान लेना चाहिए कि आरबीएनएल में अगर हमें एंट्री करनी है तो रणनीति बना के एंट्री की जाएगी, क्योंकि शेयर बड़ी तेज़ी के साथ आपको संकेत दिखा रहा है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।